Hello everyone, myself CF Didukul. Welcome to our YouTube channel CA संसार। हमारी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स आ चुकी हैं। हम सब अब अपनी रिटर्न्स को फाइल करने वाले हैं। सबसे बड़ी क्वेरी जो हमारे माइंड में आती है कि हमें कौन सी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर किसी का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स, देयर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। So in this video we'll discuss ki what are the factors that need to be kept in mind while choosing the income tax return form for yourself. So please stay till the end and जानिए कि कैसे हम कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान देना है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करते हुए। सो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 7 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है ITR 1, जिसे हम कहते हैं सेज। अब हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट्स में कि कौन से एलिजिबल हैं जो ये ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और कौन से एलिजिबल नहीं है जिनको बिल्कुल भी ITR फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना। तो सबसे पहले फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन NOR, हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस जो होते हैं वो तीन तरीके से होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और NOR। इनमें से अगर आप रेजिडेंट हैं तो आप ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप NOR या नॉन रेजिडेंट हैं तो आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड जो क्राइटेरिया आपको ध्यान देना है कि टोटल इनकम जो होगी वो आपकी 50 लाख तक की होनी चाहिए। 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी टोटल इनकम हो जाती है तो ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में आएगा कि जो इनकम हम कंप्यूट करेंगे इसमें कौन कौन सी इनकम्स हमें लेनी है। इसमें ध्यान देना है सिर्फ 4 तरीके की इनकम्स ही हमें इंक्लूड करनी है। एक तो सैलरी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, प्रोवाइडेड कि आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंक्लूड कर रहे हैं, एक इंटरेस्ट इनकम और पेंशन इनकम। इंटरेस्ट यानी कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो सकता है, आपका FD का इंटरेस्ट हो सकता है और आपकी पेंशन इनकम हो सकती है। और लास्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000। अगर ये 4 इनकम्स हैं और 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है तो आप ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज कि अगर हम इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते तो हम ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगी हमारे लिए। जैसे कि अगर आप रेजिडेंट में आप NOR या नॉन रेजिडेंट है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होती। मान लीजिए अभी हमने अगर हम देखें तो इसमें हमने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज में भी हमने कुछ ही इनकम्स ली हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गई, पेंशन इनकम हो गई, एग्रीकल्चरल इनकम हो गई। मान लीजिए आपकी कैपिटल इनकम या PGBP की इनकम भी आ जाती है जो हमने यहाँ इंक्लूड नहीं करी है, तो उस केस में आप ITR 1 सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है या कोई PGBP की इनकम है तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज, ये सारी तो है इनकम क्राइटेरिया जो आपको ध्यान देने हैं आप अपनी ITR चूज करते हुए। देन नेक्स्ट इज हु इज नॉट एलिजिबल में हम डिस्कस करेंगे नॉन इनकम क्राइटेरिया। जो नॉन इनकम क्राइटेरिया को भी ध्यान देना है ITR सेलेक्ट करते हुए। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपकी कोई फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है तो भी एप्लीकेबल नहीं है। आपके कोई TDS डिडक्ट हुआ है 194N के अंदर। 194N का छोटा सा ब्रीफ दे देते हैं। 194N जो डिडक्ट करते हैं वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं आपका डिडक्ट करते हुए, अगर आप कुछ अमाउंट से ज्यादा TDS अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। कैश विड्रॉल्स के ऊपर होता है। तो ये बैंक्स अगर आपका 194N में TDS काट रहे हैं तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है। और या फिर आपकी ESOP की इनकम आ रही है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ध्यान देना है सिर्फ इन्हीं इनकम्स को जो एलिजिबल वाली साइड पर, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एलिजिबल वाली साइड्स पर है, वही वाली इनकम को लेना है। और अगर आपके अदर देन नॉन इनकम क्राइटेरिया को हमें देखना है तो हु इज नॉट एलिजिबल में हमें चेक करना है। अगर हमारा एक भी क्राइटेरिया इसमें फुलफिल हो रहा है, अगर हम एक भी चीज में फॉल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या फॉरेन इनकम है या डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो ITR 1 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन नेक्स्ट इज ITR 2। अब बेसिकली जो ITR 1 में हम नहीं है, हमारे लिए नॉन क्राइटेरियाज थे, नॉन एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज थे और जो इनकम क्राइटेरियाज थे, अगर हम उनको फुलफिल नहीं करवाते ITR 1 में तो हम ITR 2 में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब मान लीजिए जो हमने वहां पे डिस्कस किया कि रेजिडेंशियल स्टेटस ITR 1 में हमने डिस्कस किया कि आपका सिर्फ रेजिडेंट होना चाहिए। अगर आप NOR या नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं तो ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा की हो जाती है तो आपके लिए ITR 2 एप्लीकेबल है। बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम में हमें ध्यान देना है कि सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी एक से ज्यादा हो गई है तो आप ITR 2 भरेंगे। अदर सोर्स की इनकम आ गई है आपकी और कैपिटल गेन की आपकी इनकम अगर आ गई है कुछ शेयर्स की या कोई भी प्रॉपर्टी की कैपिटल गेन की इनकम है तो आप ITR 2 भरेंगे। मतलब जहां आपकी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं हो रही वहां आप ITR 2 भरेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है उस चीज को भी भरते हुए कि आपकी कोई PGBP की इनकम ना हो, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन की इनकम ना हो।
राइट हैंड साइड में हमने लिखा है हु इज नॉट एलिजिबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर आपकी प्रॉफिट्स एंड गेन्स की इनकम है तो आप ITR 2 नहीं भर सकते। अदर फैक्टर्स में अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जाके देखें, जहां हमने नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में लिखा था कि आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स हैं, तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स हैं, या आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, या आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर आपका TDS डिडक्ट हुआ है 194N में, तो आप ITR 2 भरेंगे। तो ध्यान देना है, अगर आपका छोटा है, सहज का मतलब ITR 1 जो दी गई है वो सहज नाम इसलिए दिया गया है कि जो सिंपल है, यानी कि जिसकी इनकम कम है और कुछ ही सोर्सेज की इनकम है जो डिफाइन की गई है। अगर उससे बाहर हम जाते हैं तो हम ITR 2 भरेंगे अगर आपकी PGB की इनकम ना हो। Then next is for individuals and HUF having income from profits and gains of business profession। यानी कि ITR 1 और 2 के अंदर जो हम नहीं भर पा रहे थे, अपनी बार बार हम डिस्कस कर रहे थे कि PGBP की इनकम होगी तो हम नहीं भर पाएंगे, तो ITR 3 अगर आपकी PGBP की इनकम है तो आपके लिए, अगर आप इंडिविजुअल और HUF हैं तो आपके लिए ITR 3 बेस्ट है, आप ITR 3 भरेंगे। इसके लिए एवरी इनकम फ्रॉम ITR 2 ऐसा नहीं है कि सिर्फ PGBP का ही ऑप्शन आएगा, आपकी जो भी सैलरी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चाहे 1 है या 2 है, आपकी अदर सोर्स की इनकम है, तो आप सारी इनकम्स को ITR 3 में दिखा सकते हैं विद योर PGBP इनकम। आप पार्टनर है किसी फर्म के अंदर तो आप दिखा सकते हैं ITR 3। एंड इसके अंदर एक क्राइटेरिया, हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल, जो 1, 2 और 4 नहीं भर पाते वो 3 भर पाते हैं। जो एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूं कि अगर आप 1 और 2 और 4 नहीं भर पाएंगे तो आप ITR 3 भरेंगे। लेकिन अब अभी हम डिस्कस करेंगे कि ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप ITR 4 से बाहर हो जाते हैं, अगर आप ITR 4 की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते तो आप ITR 3 में आ जाएंगे। 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1 और 2 कब कब हमें नहीं भरनी है और कब कब भरनी है। अगर आप उससे बाहर हो जाते हैं तो आप ITR 3 भरेंगे। देन नेक्स्ट इज ITR 4। ITR 4 को भी हमने वही एक इनकम क्राइटेरिया से और एक नॉन इनकम क्राइटेरिया से डिफाइन किया हुआ है। ध्यान देंगे, अगर आप इंडिविजुअल HUF है, आपकी जो बिजनेस इनकम है, प्रिजम्पटिव इनकम 44 AD में आती है। 44 AD की थोड़ा सा ब्रीफ समझे। 44 AD की इनकम वो होती है जहां पर आपकी ग्रॉस टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ तक की है। अगर आपकी 2 करोड़ तक की इनकम है तो 44 AD में जाके 8% या 6%, विच एवर इज एप्लीकेबल ऑन यू, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन जो आपके लिए एप्लीकेबल है, आप ऑप्ट कर सकते हैं 44 AD में। 44 ADA की बात करें तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जहां पर प्रिजम्पटिव इनकम जो है 44 ADA की आएगी, यानी कि अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपकी 50 लाख तक की इनकम है तो आप ITR 4 भर सकते हैं। आपकी 44 AE की इनकम हो सकती है अगर आपकी गुड्स ट्रांसपोर्टिंग का काम है और आपके 10 व्हीकल तक की इनकम है, 10 व्हीकल्स इनकम है तो 44 AE में आ जाएगी। इसके अलावा ध्यान, बस यही नहीं कि 44 AD के अंदर आप सिर्फ बिजनेस, प्रोफेशन या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट का ही भर पाएंगे। इसके अंदर हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। सैलरी इनकम को भरने का ऑप्शन आता है हमारे पास। एक हाउस प्रॉपर्टी है तो अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है तो वो हमें ऑप्शन आएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि आपके अदर सोर्सेज की इनकम है, एक्सेप्ट जो अगर लॉटरी की, रेस सोर्सेज की, या फिर 115 BB की इनकम है तो आप यहाँ पर ITR 4 नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा जो अदर सोर्सेज की इनकम है वो आप भर पाएंगे। अब ध्यान देंगे, एक चीज का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब भी करते हैं, आपकी सैलरी इनकम है और आपके कोई अपना बिजनेस भी है और आपकी 44 AD की इनकम भी है, तो आप ITR 4 भर सकते हैं क्योंकि आप सैलरी इनकम भी दिखा पाएंगे उसमें और 44 AD की इनकम भी दिखा पाएंगे। बाकी आप ITR 4 से आप बाहर कैसे हो जाएंगे अगर एलिजिबल नहीं होगा, इनकम क्राइटेरिया को ही हम डिस्कस करें तो आप बाहर कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी 44 जो आपकी बिजनेस इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा की है, या फिर आप 44 AD में ऑप्ट नहीं करना चाह रहे। अगर आप 44 AD में ऑप्ट नहीं करना चाह रहे तो आप ITR 3 भरेंगे, क्योंकि ITR 3 आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम डिफाइन करता है, जहां पर आप 44 AD, ADA या AE नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, जहां पर आप वो बेनिफिट नहीं लेना चाह रहे 8%, 6% या 50% का जो 44 ADA में है, तो आप ITR 3 में जाएंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और ITR 3 भरेंगे। ठीक है, सिंपल है। अगर आपकी जॉब की इनकम है, थोड़ी बहुत बिजनेस की इनकम आती है या प्रोफेशन की इनकम आती है तो आप ITR 4 नॉर्मली भर सकते हैं। सिंपल ITR 4 होती है। नेक्स्ट, अब हु इज नॉट एलिजिबल, नॉन जो इनकम क्राइटेरियाज हैं ये क्यों नहीं है। जैसे ITR 1 में हमने डिस्कस किया कि नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स है या फिर इनकम विच इज डेफर्ड ऑन ESOP है तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
तो ध्यान देना है कि आप इनकम क्राइटेरियाज तो ध्यान रखें ही, आप नॉन इनकम क्राइटेरियाज को भी ध्यान रखें, यानी कि डायरेक्टरशिप का ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखें, फॉरेन इनकम का ध्यान रखें, अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का ध्यान रखें। इन सारे क्राइटेरियाज को देखकर ही आपको अपनी ITR 4 भरनी है, ITR को चूज करना है। नेक्स्ट इज ITR 5। ITR 5 भरते हैं हम फॉर्म के लिए, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म्स हो गई, AOP, LLP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी या फिर सोसाइटी और ट्रस्ट अदर देन दोज एलिजिबल टू फाइल ITR 7। अब ध्यान देंगे ITR 7 में कौन कौन सी सोसाइटी और ट्रस्ट भरते हैं ITR, जहां पर वो 11-12 जिनको 12 और ATG की, जहां पर 11-12 की एग्जामेशन ले रखी है, उन्होंने 12 में अप्रूवल ले रखा है, तो वो ITR 7 भरते हैं। और जिनका अप्रूवल नहीं है वो AOP ही मानी जाती है ट्रस्ट, तो आप ITR 5 भरेंगे अगर आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, और आपकी या फिर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर आपकी LLP है या कोई लोकल अथॉरिटी है, तो आप ITR 5 भरेंगे। देन नेक्स्ट इज ITR 6 और ITR 7 हमें कब फिल करनी है। ITR 6 तो सिंपल है, अगर आपकी कंपनी है तो आपको ITR 6 भरनी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्या है क्या नहीं, आपको सिर्फ ITR 6 भरनी है। ITR 7 आपको भरनी है उन ट्रस्ट और सोसाइटीज के लिए पहले जिन्होंने 11-12 में एग्जामेशन ले रखी है, तो 139(4)A में उनको ये एग्जामेशन मिलती है तो उन्हें भरनी है। देन नेक्स्ट इज 139(4)B या 4C में अगर आपकी रिटर्न है, मान लीजिए आप कोई इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं जैसे पॉलिटिकल पार्टी है या फिर सेक्शन 10 में कुछ न्यूज एसोसिएशंस, कुछ अथॉरिटीज डिफाइन की गई हैं, अगर आप उनमें फॉल करते हैं 139(4)B या 4C में, तो आप ITR 7 भरेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से आपको ITRs को चूज करना है। आप अपने इनकम क्राइटेरियाज के साथ साथ नॉन इनकम क्राइटेरियाज का भी ध्यान दें, अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का भी ध्यान दें चूज करते हुए। इन केस आपको कोई डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल योर क्वेरी और कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक दिस video and share this video with your friends. Thank you.